हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा सभी। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, जरा देखने की ज़रूरत है। आज हम लोग बेटा प्रश्नावली 1.2 का सॉल्यूशन करेंगे, यानी कि आज हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाली जो वीडियो थी, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें हमने इस जो हमारी प्रश्नावली 1.2 है, इसका हमने इंट्रो पढ़ा था, ठीक है, आपके पास में, यानी कि इसका हमने परिचय दिया था। और उस परिचय में बहुत सारी बातें हो गई थी और मुझे कहीं ना कहीं बाद में ये रियलाइज़ हुआ, थोड़ी खिचड़ी सी बन गई थी, ठीक है, कि कुछ कंसेप्ट हमने ज़्यादा ही समझा दिए। लेकिन कोई बात नहीं, आज हम जो बातें बताई गई थी उनके माध्यम से उनको जोड़ते हुए इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे और बड़े आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्चुअली सिंपल क्वेश्चन है, तो इस एक्सरसाइज को करने का सही तरीका तो ये है कि जैसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो उसमें 4 पार्ट हैं, ठीक है बेटा। तो तरीका तो यह है कि मैं अभी एक पार्ट सॉल्व करता हूं और फिर आप लोगों को करना क्या करूंगा, तो मैं सारे मतलब अभी फिर क्या करना, जैसे कि मैंने एक पार्ट सॉल्व किया तो आप लोग वीडियो को रोक करके बाकी के पार्ट को सॉल्व करके देखो। फिर आपका थोड़ा सा, क्योंकि आपका दिमाग चलना जरूरी है, अगर डायरेक्ट सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाए तो ये समस्या वाली बात है, ठीक है। तो अगर मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूँ आपके सामने, तो आप वीडियो को रोक दें और रोकने के बाद में बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करें और फिर देखें कि हाँ क्या स्थिति है, कहाँ क्या गड़बड़ है, या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो चलिए बस अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, कि हम लोगों को इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों की बात करनी है। अब ये अभाज्य जो वर्ड है, इसका डिस्कशन हमने बेटा पिछली आपके इंट्रोडक्शन में भी किया था। अभाज्य संख्याएं, सीधी सीधी बात ये है, और अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन हमने दी थी कि एक से बड़ी है ना, ये बताई थी हमने, थोड़ा बता देना है। एक से बड़ी सभी संख्याएं, वह सभी संख्याएं, वह, ठीक है ना बेटा, सभी संख्याएं, वह सभी संख्याएं, ठीक, जो केवल, ठीक है, केवल वन मतलब संख्या 1 तथा अपने आप से, ठीक है, अपने आप से विभाज्य होती हैं, है ना, विभाज्य होती हैं, ठीक है ना। तो वो सभी संख्याएं हम लोग क्या कहते हैं, उनको अभाज्य संख्याएं कह देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें कि जैसे 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गया, 7 हो गया, फिर 11 हो गया, तो ये बात हमने पहले बताई थी। तो ये अभाज्य संख्याएं होती हैं, अंग्रेजी में इनको प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है, आपके पास में प्राइम नंबर। तो हम लोगों को क्या करना है, जो दी गई संख्याएं हैं, ठीक भाई, इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ही करने हैं और इनको व्यक्त करना है इनके गुणनफल के रूप में। और जब हम इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इससे ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सी इनमें से क्या है, कि कौन सी इसमें से ये संख्या अभाज्य तो नहीं है कोई, ठीक है। क्योंकि बड़ी संख्या भी, हम छोटी संख्याओं की जानकारी ले रहे हैं, बड़ी संख्याओं की जानकारी कैसे ले पाओगे कि कोई अभाज्य है या नहीं है, तो उसके गुणनखंड करके ही देखेंगे। अगर गुणनखंड केवल 1 होता है, ठीक है, 1 आता है, या उस संख्या इटसेल्फ अपने आप, ठीक है, जैसे ये 2 है, इस 2 के गुणनखंड या तो बेटा 1 होगा, या फिर गुणनखंड कहें, या फिर ये कहें कि ये या तो 1 से डिवाइड होगा, भाग होगा, विभाजित होगा, या फिर 2 से विभाजित होगा, तभी ये हमारे पास में क्या है, ये एक अभाज्य संख्या है। तो ऐसे इसका भी हम लोग जांच कर सकते हैं कौन सी इसमें अभाज्य, क्या पता कोई अभाज्य आ जाए, ठीक है। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए कि हम अब डिस्कस करते हैं और अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। आपने वैसे छोटी क्लास में भी सीखा है और हमने इससे पिछली वीडियो में भी सीखा था। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि 140 को करना। चलो थोड़ा सा एक ध्यान रखें, अभाज्य संख्याओं को, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया आपके पास में, और फिर उसके बाद अभाज्य संख्या क्या आती है, 11 आती है ना। ऐसे चलती चलती हमारे पास में संख्याएं नीचे आती रहती हैं। तो बेटा एक बात सुनिएगा, तो एक हम लोग जब अभाज्य गुणन करते हैं तो क्रम से करते हैं, ताकि हमारी जो है फंडामेंटल थ्योरम भी सेट रहे। पहले हम 2 से देखेंगे, ठीक। अगर ये संख्या 2 से कट जाएगी तो ठीक बात, अगर ये 2 से नहीं कटेगी देन हम अगली अभाज्य संख्या 3 के पास जाएंगे, उससे देखेंगे कि 3 से कट रही है नहीं कट रही। 3 से कटेगी, ठीक है, नहीं कटी तो फिर 5 पे जाएंगे, है ना। 5 से कट गई तो ठीक है, नहीं कटी तो फिर 7 के पास जाएंगे। तो यही एक क्रम ध्यान रखिएगा, इसमें ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं होती, समझ में आसानी से आता है, क्वेश्चन भी सॉल्व जल्दी होता है। तो हम जैसे 2 से कर ले रहे हैं,
जब 2 से करेंगे सिंपल सी बात है, कट जाएगा 2 से, तो हमारे पास ये आ जाएगा लगभग 70 है ना, क्योंकि 7 दूनी 14 0 हो गया है ना। फिर 2 से डिवाइड करेंगे बेटा, ये आ जाएगा 3 दूनी 6 आपके पास में और 35। फिर ये देखिए 2 से तो नहीं कटेगा नहीं, अब आगे जब 2 से नहीं कटेगा तो हम किसके पास जाएंगे, हम लोग जाएंगे 3 के पास में। 3 से देखते हैं क्या 35 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, क्योंकि 35 3 के टेबल में नहीं आएगा, कहीं भी नहीं आएगा आपके पास में, सिंपल सी बात है। तो 3 से नहीं बातचीत बन पाई हमारी, तो हम लोग 5 के पास जाएंगे 5, और जब हम इसको 5 से काटेंगे तो हाँ कट जाएगा, ठीक है। अब 7 तो 7 से ही कटेगा, ये तो आपको सिंपल सी बात है। इट मीन्स हमारे पास में 140 को बेटा इजीली लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है कि 2 × 2 × 5 × 7, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये इसका जो कहना चाह रहा है, देखिए इसमें आप ध्यान दीजिए, ये जितने भी संख्याएं हैं सारी अभाज्य हैं, अभाज्य होंगी क्योंकि हम पकड़ ही रहे थे उनको, है ना, हम कर ही रहे थे उनसे, और कहा भी उन्हीं से करने को कहा है, अभाज्य संख्याओं से ही हमें करना है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या फिर इसको आप अगर थोड़ा और समेट के लिखें, जैसे 2 बार है तो 2 की घात 2 लिख दें, और 5 लिख दें, 7 लिख दें। ये एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि मैंने महसूस किया कि इंट्रोडक्शन देख करके इस 1.2 का कुछ बच्चों को ना डाउट्स हो गए होंगे माइंड में, अमूमन हो गए होंगे अगर इंट्रोडक्शन देखा होगा। तो आज वो समय है कि उन डाउट्स को क्लियर करने का, ठीक भाई। मैं अभी धीरे धीरे जब क्वेश्चंस कराऊंगा आपको तो सारी बातें स्पष्ट समझ में आएंगी और क्वेश्चन बिल्कुल इजीली होंगे। अब हमने पहला क्वेश्चन कर दिया, अब आप चाहो तो अगर आप थोड़ा सा अपने आप की एक्सरसाइज मानसिक अभ्यास करना चाहते हो, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना चाहते हो, तो वीडियो को यहीं रोक करके आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें सेम पैटर्न से, फिर देखिए कितना आपको आता है, ठीक। तो मैं तो कंटिन्यू कर ही रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो रुकूंगा नहीं भाई। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 156 को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले कौन सी अभाज्य संख्या देखी जाएगी, 2। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई, तो 2 7 14 और 2 8 16 78 आ जाएगा। फिर 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और 2 9 18, सिंपल सी बात है। अब 2 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 39 आया है, वो 39 जो नंबर है वो 2 से नहीं कटेगा। आपने वैसे एक बात है कि आपने छोटी क्लास में डिविजिबिलिटी के कुछ नियम पढ़े थे, विभाज्यता के, कि अगर लास्ट में हाँ 0 या 2 आएगा, है ना, या फिर कोई भी इवन नंबर आएगा तो ये कट जाता है। सम संख्या आएगी तो 2 से कट जाएगा, नहीं तो ये नहीं कटेगा। अब ये हम लोग 2 से नहीं कट रहा, तो हम किसके पास जाएंगे, सीधी सीधी बात है, अगले वाली अभाज्य संख्या के पास जाएंगे। और अभाज्य संख्या अगले वाली मेरे भाई कौन सी है, 3 है, तो 3 से देख लो, हाँ 3 से कट जाएगा, ठीक है। 3 ही कम 3 और 3 3 9, अब ये 13 आ गया। 13 तो सीधी बात है, 13 तो हमेशा अभाज्य ही होगी, तो 13 तो केवल अपने आप से कटेगी और किसी और से नहीं कटेगी आपके पास में, बिल्कुल ठीक बात है। तो हमारे पास में जो 156 है, ठीक, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 13, ठीक है ना। और या फिर 156 को अगर थोड़ा और सही करके लिखा जाए, 2 to the power 2 × 3 × 13, दैट्स योर आंसर। तो ये मैंने सेकंड कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास में कि हमारे पास है 5005, ठीक। तो जब 5005 को हम लोग डिवाइड करने का प्रयास करेंगे, सबसे पहले किसके पास जाएंगे, अभाज्य संख्याएं हैं ये क्या है हमारी, ये अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, अभाज्य संख्याएं अभाज्य हैं सारी की सारी, ये नीचे की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 के पास जाएंगे, 2 कतई भी इसको नहीं काटेगा, क्योंकि 5 बाद में है, ये तो सीधी बात है नहीं कटेगा, है ना। अब हम लोग बात करते हैं 3 से, देखते हैं क्या ये 3 से कट जाएगा या नहीं कटेगा। अगर 3 से काटना है तो एक तरीका आपने वैसे छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा, अगर 3 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, यानी कि किसी संख्या को ये देखना होता है कि वो 3 से कट रही है या नहीं कट रही है, विभाज्य है या नहीं है, तो उसके नंबर्स को जोड़ के देख लेते हैं। वो भी ट्रिक लगा के देख लो, 5 और 5 10 ही बैठेगा, और 10 3 से नहीं कटता, तो ये 3 से भी नहीं कटेगा। या वैसे भी आप अगर ये नियम भी आपको नहीं पता तो आप इसे करके देख लो, 3 से भाग करके देख लो इसको, क्या पूरा पूरा कटता है या नहीं कटता। 3 × 3 आ जाएगा, है ना, आपके पास बचा 2 ऊपर से 0, 3 6 18 आ जाएगा, बचा 2 ऊपर से फिर 0 और 3 6 18 आ जाएगा। फिर आपके पास में 2 और ऊपर से 5 लेंगे, नीचे 25 आएगा, और 25 इसकी टेबल में आता ही नहीं है,
तो इसका मतलब ना तो ये 2 से कट रहा है ना ही इससे कट रहा है, तो सीधा किसके पास जाएंगे हमारे पास में, वी आर गोइंग टू 5 के पास जाएंगे। ठीक है, 5 के पास जब 5 से जाएंगे 5 से इजीली कट जाएगा, तो 5 से कैसे कटेगा हमारे भाई, 5 एकम 5 0 0 1। ठीक, अब सीधी बात है कि नीचे वाली संख्या, इससे एक फ़ायदा होता है इस क्रम से करने का, मतलब ये है कि दिमाग में डाउट्स नहीं रहते। अगर वो संख्या 3 से नहीं कटी ना तो हमें वापस नहीं आना पड़ने का फिर, मतलब अब जैसे 1001 आया तो ये देखने के लिए हमें वापस नहीं जाना पड़ने का 2 के पास में या 3 के पास में क्या इससे कटेगी या नहीं कटेगी, क्योंकि जब ऊपर वाली संख्या ही नहीं कट रही थी तो नीचे वाली तो सीधी सी बात नहीं कटेगी, है ना। तो इस क्रम से चलने में यही फ़ायदा है कि अगर आप ऊपर से चलेंगे कि आप इजीली ये देख पाएंगे कि ऊपर वाले तो बिल्कुल इस मैच से, इस राउंड से बाहर हैं। अब 5 से भी नहीं कटेगा ये मामला, 5 का भी मामला ख़राब हो गया। 7 से देख लीजिए, अगर 7 से कटे तो 7 से अगर कटेगा तो देखें ज़रा, 7 एकम 7, यहाँ देख लो, अगर ऐसी बात समस्या वाली बात है तो 7 से भाग करके साइड में देख लीजिए। 7 एकम 7 बचा 3, ऊपर से 0 उतार लिया, 7 चौक 28 होता है। ठीक है, ऊपर से 2 1 और 7 3 21, बिल्कुल कट जाएगा। ठीक है, 7 3 21, बिल्कुल सीधी सीधी बात है कि ये 7 से कट जाएगा। तो यानी कि आपके पास में जब इसको काटेंगे 7 से तो हमारे पास 143 आ जाएगा। ठीक, अब यानी कि 143 आने के बाद में हमारा ये 7 ने हमारा काम बना दिया। ठीक, ये वाला भी मामला समाप्त हो गया। ठीक, अब जब 7 से मामला समाप्त हो गया तो अगला नंबर क्या बनेगा, क्योंकि 7 से डिवाइड अब आगे नहीं होगा, चाहे देख लो, हो भी सकता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस केस में, इस क्वेश्चन में नहीं हो रहा। 7 से मैं डिवाइड करो, 7 दूनी 14, तो 3 बचेगा, नहीं कटेगा बिल्कुल। ठीक भाई, अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट, आपका जो नंबर है इसका भी काम खत्म हो लिया, हम 11 के पास, 11 से कट जाएगा कि 11 एकम 11 और 11 3 33 और फिर 13 आ ही गया हमारे पास में, तो ये आ गया बन। तो मेरे भाई जो 5005 है उसके अभाज्य गुणनखंड बनेंगे 5 × 7 × 11 × 13 और दैट इज़ योर आंसर, क्योंकि इसमें रिपीट ही नहीं हो रहा तो पावर्स का कोई चक्कर नहीं है मेरे भाई। ठीक भाई, तो मुझे लग रहा है कि अब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम उठाते हैं लास्ट क्वेश्चन, ये 4th क्वेश्चन होगा, 5 नहीं होगा, है ना। देखिए जरा किताब में क्या है। हाँ, एक क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने, यानी कि लिखने में मैं क्वेश्चन नंबर, ये 3rd वाला जो है, ये 3rd वाला नहीं है, ये 4th पार्ट है। कौन सा है ये, 4th पार्ट, चलिए कोई बात नहीं। और ये वाला बेटा 5th ही पार्ट है, तो इसमें मेरे से क्वेश्चन पार्ट छूट गया, मैं उसको करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम 50 कर लेते हैं पहले, कि हमारे पास 29 को, अब इसको किससे डिवाइड करें देखना रहेगा। सीधी बात है, सीधी बात है, सीधी बात है कि ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा किसी भी कीमत पे। और 2 से डिवाइड क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये आपको दिख ही रहा है नहीं कटेगा। 9th में आपने बहुत क्वेश्चंस किए हैं डिविजिबिलिटी के, यानी कि विभाज्यता के। तो अब सीधा 3 पे चलिए, और 3 पे चेक करने का तरीका मैं देख लेता हूँ। 13 11 और 2 हो गए हमारे पास में, 13 और 9 22, तो ये 3 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, 3 से भी नहीं कटेगा ये। ठीक, तो और 2 का भी काम खत्म है, 3 का भी खत्म है, मैं देख पा रहा हूँ, आप भी देख सकते हैं, भाग करके देख लें अगर नहीं समझ में आ रही चीज़ें। 5 से तो कतई नहीं कटेगा, लास्ट में 5 होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था। अब नंबर आता है 7 का, 7 से शायद कट जाएगी, 7 से देख लो जरा, 7 से 7 एकम 7, 4 में चलता है, ना चलने की 0, 7 6 42, 7 से भी नहीं चलेगा ये, 7 से भी नहीं चलेगा बेटा, एक चलेगा। 7 एकम 7 हो गया, ठीक है ना आपके पास में, और 4 पे चलेगा नहीं तो 0 लगा देंगे, और 7 6 42 होते हैं। ठीक है, फिर 9 बच गया तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा यार। ठीक है ना, आपके पास में ये नहीं चलेगा, तो मीन्स हमारा ये भी फेल हो गया खेल इसका। अब हम वो लोग बात करते हैं 11 से। 11 से देखना जरा, 11 से कटेंगे क्या, तो 11 छिके 66 आ सकता है, बचा हमारे पास कितना, फिर 8 बचा, और फिर 82 हो गया, और 11 सते 77, तो 77 में से अगर ये घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है ना आपके पास में, और 5 है तो 9 ये पहले से 59 आ गया, तो ये 11 से भी नहीं कटेगा, मीन्स 11 से भी नहीं कट पा रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, अभी तो और भी संख्याएं हैं। 13 है, 13 के बाद में फिर आएगी 17,
17 के बाद 19, 19 के बाद आएगी 23, ये सब अभाज्य हैं। जहाँ भी बात बनेगी बना लेंगे, तो हम लोग 11 से इससे बात नहीं करेंगे, ठीक है ना आपके पास में। तो 13 से देखो, ठीक है 13 से देखो, 13 पंजे होते हैं 65, ठीक, और 13 छिक होते हैं 78, तो 13 पंजे 65 में देख लो इसको। तो 65 से चलाएंगे 74 में से अगर हम 65 घटाएंगे तो मेरे बेटे आ जाएगा हमारे पास 14 में से 5 के 9 बचेगा, आगे 2 है, ठीक है 2 है, ठीक है। और 13 सते होते हैं 91, 91, तो 1 बचेगा। 13 सते होते हैं 91, तो 1 बचेगा, आगे 9 है, तो ये भी ये इससे भी नहीं चलेगा, ठीक भाई। मतलब बड़ी अजीब संख्या है यार, नहीं बात बन पा रही, कोई बात नहीं, ठीक है, हम लोग करने पे ही हैं अभी। क्या स्थिति बनेगी, सवाल भी जरा एक बार चेक कर लूँ कि ठीक है या नहीं। उतारा सवाल मैंने 7429, नहीं ठीक है, सवाल तो हमारा बिल्कुल 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 ठीक है, तो कोई बात नहीं। 13 नहीं चला, 17 से देखते हैं, किससे देखते हैं, 17 से। तो जब 17 से देखेंगे बेटा तो 17 पंजे 65, नहीं यार 17 चौक होते हैं 68, तो 4 बार चलेगा। और जब 74 में से हम लोग 68 माइनस करेंगे मेरे बेटे, तो आपके पास बचेगा 6, नहीं 6 बचेगा, ठीक है। और 6 तो आगे हमारे पास है 2, ठीक। और 17 तिया होते हैं 51, तो 3 बार चलेगा 51, 17 तिया होते हैं 51, और घटा लो इसको, हमारे पास 1 बचेगा और 1 बचेगा, और फिर 9 आ जाएगा। 17 सते 119 होता है। अब ये कटेगा पूरा कट गया, अब ठीक है भाई, 17 सते 119, बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि 17 से डिवाइड हो जाएगा। फिर बात करते हैं 19 से। तो बेटा 19 से जब करेंगे इसको तो 19 से नहीं, पहले 17 से, तो ये एक बार और देख लो अगर हो पाता है तो। 17 दूनी कितने होते हैं 34, और 43 में से 34 घटा लीजिएगा, ये प्रैक्टिस का काम है सारा। 13 में से 9 बचेगा, आ गया 7, नहीं कटेगा, सो 17 का भी काम खत्म। चलते हैं 19 के पास, 19 से कटना चाहिए। 19 दूनी होते हैं 38, 19 दूनी होते हैं 38, और आगे बचा कितना बेटे 5, सीधी बात है। और 19 तिया होते हैं 57, 19 तिया होते हैं 57, ठीक। अब फिर ये 23 से, 23 एक अभाज्य संख्या है, ये लिखी है, तो 30 तो 23 से ही कटेगा, तो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब सीधी बात ये है, मैं हटा दे रहा हूँ अब इसको, कि जो मेरा ये नंबर है 7429, इसको हम लिख सकते हैं 17 गुणे 19 और गुणे 23। तो इजीली बेटे आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। करना क्या, मतलब एक क्वेश्चन छूट गया मेरे से, लिखने में छूट गया था वो, और वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन आपके पास में 38-25 है ना। कौन सा है, 38-25, थर्ड पार्ट है ये 38-25। तो इसको आप कर लोगे ऐसे ही, देख लेना ट्राई करके। अगर कोई दिक्कत परेशानी हुई तो कमेंट के माध्यम से संपर्क कर लीजिएगा। और मुझे लगता है कि अगर इस क्वेश्चन में समस्या हो गई तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लो, करना चाहते हो तो, नहीं तो अपने आप भी कर सकते हो यार, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए वो कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म, मतलब ये जोड़े दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। इसको भी ऐसे ही करिएगा, कैसे, हमारे पास में कि अब मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, और बाकी के आप लोग वीडियो को पॉज करके आप ये वाले क्वेश्चन अपने आप करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए मैं पहला पार्ट इसका सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने, बाकी देखते हैं, ठीक है। पहले पार्ट में कहा क्या है पहले समझ लीजिएगा। हम लोगों को पहले इसमें एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालना है वैसे तो मैं इंट्रोडक्शन में बता चुका था, अगर वहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग थोड़ा हिल गया हो तो यहाँ शांत कर लेना। क्यों, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। देखिए सीधी बात है, हम लोग जो एचसीएफ निकालेंगे और जो एलसीएम निकालेंगे वो हम लोग अभाज्य गुणनखंड से ही निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकालेंगे, गुणनखंड विधि, ठीक भाई। क्योंकि अभी पिछली एक्सरसाइज में हमने एचसीएफ निकालने का यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ा था, उसके चक्कर में नहीं पढ़ना। यूक्लिड्स विभाजन जो आपके पास प्रमेयिका थी, विभाजन प्रमेयिका जो थी, है ना, उसके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है,
आपको, क्योंकि ये जो तरीका है अभाज्य गुणनखंड विधि से, इससे हम दोनों काम कर सकते हैं, एचसीएफ भी और एलसीएम भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखना चीज़ों को, मैं बता रहा हूँ आपको भी, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम जो दिए गई दो संख्याएं हैं उन दोनों का हम लोग पहले सिंपली क्या करना है मेरे को, सबसे पहले मैं इनके अभाज्य गुणनखंड करूँगा, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में किए हैं। हमारे पास में 26 है, 26 को हम पहले 2 से काटेंगे तो 2 से आ जाएगा 13, और 13 का तो 13 ही होगा आपके पास में, और 1। इसका मतलब 26 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 13, ठीक है मेरे भाई। देन हम क्या करेंगे, 91 को करेंगे, या 91 यहाँ कर दे रहा हूँ, स्पेस है तो 91 को, सीधी सी बात है 91 जब हम करेंगे तो ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, सीधी सीधी बात है 13 से डायरेक्ट कटेगा जाके, जैसे अभी पिछले क्वेश्चंस में किया। 13 से तो 91 में होता है, 7 आ जाएगा यहाँ पे और रहेगा 1, ठीक है। तो यानी कि 91 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 91 को 13 × 7। अब बात समझने की है कि हम लोग जो एचसीएफ लिखेंगे, एचसीएफ किसका, 26,91 का, वो कैसे लिखेंगे, और जो एलसीएम बेटा वो हमारे पास क्या है 26,91 का कैसे लिखेंगे। इस बात को समझ लीजिए, कुछ लोगों को शायद डाउट इंट्रोडक्शन की वजह से हो गया, वहाँ पे थोड़ा सा गहराई से बात हो चुकी थी, तो आप थोड़ा सा यहाँ इजीली समझ लें। देखिएगा एचसीएफ में क्या करना होता है, ध्यान से समझना। एचसीएफ में मात्र जो आपके कॉमन गुणनखंड है दोनों संख्याओं में, कॉमन गुणनखंड क्या है 13 है, तो वही हमारा एचसीएफ होता है। जो कॉमन गुणनखंड है, कॉमन अभाज्य गुणनखंड ही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो कॉमन अभाज्य गुणनखंड ही हमारा एचसीएफ होता है, बस सिंपल फंडा है, मेरी बात को ध्यान रखिएगा। क्या कि एचसीएफ क्या है, एचसीएफ क्या है, ठीक है ना, दोनों संख्याओं में कॉमन मतलब जो दोनों जगह कॉमन अभाज्य गुणनखंड जो होंगे, अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल, ये गुणनफल कैसे, क्योंकि इसमें तो केवल एक ही है। अगर बाई चांस में एक और होता कि मान के यहाँ पे 3 होता, यहाँ भी 3 होता, फिर कॉमन कितने हो जाते हैं हमारे पास, 13 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन, तो फिर यहाँ 3 भी लिख देते। इसमें 3 नहीं है तो हम क्यों लिखें। तो सीधी बात है, एचसीएफ का मतलब समझ लेना बेटा आपको कि वो अभाज्य गुणनखंड जो कॉमन रहेगा। देन एलसीएम पाइएगा, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम निकालने का तरीका यह है कि जो गुणनखंड हमारे पास में हैं, प्रत्येक जो कॉमन गुणनखंड है उनको तो एक बार लिखना है, याद रखिएगा बात को, जो कॉमन गुणनखंड है उसको एक बार लिखना है और बाकी सारे गुणनखंड लिख देना है। मतलब क्या है कि हम लोग 2 लिख देंगे, 13 लिख देंगे, और 13 को दोबारा नहीं लिखेंगे, केवल 7 लिखेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। तो उसको अगर मल्टीप्लाई करूँ आपके पास में तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26 गुणे 7, और आ जाएगा बेटा कितना आ जाएगा हमारे पास में, कर लो 7 6 42 का 2 का हासिल लेके 4, 7 दूनी 14 और 4 होते हैं हमारे पास में, 14 4 18, ठीक। तो हमारा जो इसका एलसीएम है, एचसीएफ तो ये निकल के आ गया बेटा, है ना, ये काम करना था। और जो एलसीएम है 2691 का, वो हमारा निकल के आया है 182। आई थिंक समझ में आया होगा। तो एलसीएम को भी अगर आप ध्यान दें कि आप सीधी बात रखिएगा कि कॉमन गुणनखंड, कॉमन जो फैक्टर है यानी कॉमन अभाज्य गुणनखंड है, कॉमन अभाज्य गुणनखंड को एक बार लिखना है, एक बार लिखें, ठीक है, लिखें, तथा बाकी जितने भी बचे, बाकी सभी गुणनखंडों, ठीक है, सभी गुणनखंडों को क्या करना है, लिखकर है ना, लिखकर गुणा करें, गुणनफल या गुणा करें, बस सीधी बात है। मैं तो बता रहा हूँ, मतलब मेरी बातों पे ध्यान दो, स्टेटमेंट पे ध्यान रखा। भाज्य गुणनखंड को एक बार लिखें, कॉमन जो है यानी कि जो दोनों जगह उसको एक बार लिखें, और बाकी जितने भी उनको सबको लिख दो और उनकी गुणा करके लिख दो, तो आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन और करेंगे, लेकिन इसमें एक काम और कहा है, हमें इस क्वेश्चन के अंदर। वो क्या काम कहा मेरे भाई, वो कहा है कि एक रिजल्ट और वेरीफाई करना।
कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। मैंने आपको कल वो इंट्रोडक्शन में एक बात बताई, अगर दो संख्याएं ए और कोमा बी हो और हम लोगों ने एक पढ़ा था कि ए गुणा बी बराबर होता है एचसीएफ ऑफ ए बी, एचसीएफ ऑफ ए बी गुणा एलसीएम ऑफ ए बी, ये था फैक्टर। और वही रिजल्ट ये वेरीफाई करवा रहा कि यार ये बात सही थी जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ी थी या गलत थी, उसको हमें अब देखना है। तो ठीक है, तो आप अगर इस रिजल्ट को वेरीफाई करना चाहते हैं तो पहले आप लोग एक साइड ले लो, जैसे इसकी लेफ्ट हैंड ये है, हमें प्रूव करना है। दो पहले ये निकाल लीजिए आप, दो संख्याओं गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल निकाल लीजिए आप, तो आ जाएगा हमारे पास में, क्योंकि संख्याएं कौन कौन सी हैं 26 और 91, 26 गुणा 91, ठीक है मेरे भाई। और 26 गुणा 91 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो वो आएगी आपके पास में, 26 गुणा 91 की जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगी 2366। कितनी आएगी आपके पास में 2366, ये मैं कर चुका था इसलिए मैं बता रहा हूँ 2366, ठीक है। फिर आप ये वाला हिस्सा करिएगा एचसीएफ गुणा एलसीएम, यानी कि एचसीएफ गुणा एलसीएम, तो एचसीएफ कितना है 13 है, ठीक है, और एलसीएम कितना है 182 है। तो बेटे इसको भी मल्टीप्लाई करो, 13 दूनी 26 का 6 का हासिल लगे आपके पास में 2, 13 अट्ठे 113 कितने होते हैं, तो कैलकुलेशन कर लेना यार, तो 2366 ही आएगा पक्का, 2366 आएगा, नहीं आया तो बता देना, ऐसा हो ही नहीं सकता ना आए। तो इस रिजल्ट को भी हमने कैसे कर लिया, इसको वेरीफाई कर लिया है ना। ऐसे ही करना जैसे मैं कर रहा हूँ, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व कर लिया, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके यहीं पे ही नेक्स्ट पार्ट अपने आप सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड पार्ट की। तो पहले हम इसके अभाज्य गुण करते हैं, 510 के करेंगे, 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, ठीक है। फिर हम लोग 3 से कटेगा क्या, हाँ कट जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, फिर 5 से कटेगा, ये 2 से कट जाएगा, सॉरी 3 से 5, 5 कम 5 और पंजो पंजो 25, ये तो 3 से भी कटना चाहिए था यार, 3 दूनी 6, 5 कम 5 और फिर आगे 5 सते 35 आएगा, ठीक है, 5 सते 35, ठीक है ठीक है। अब ये बात गड़बड़ हो गई थी, ये 13 17 से ही कटेगा, ये आ जाएगा। यानी कि हमारे पास 510 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है भाई। अब हमारे पास में है एक 92 है, 92 के भी अभाज्य गुण कर लो, 2 से कर लेंगे तो 2 चौक 8 आपके पास में और 2 छिक्के 12 है ना। फिर हम लोग 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 तो अभाज्य है ही है, 23 आ जाएगा, ठीक है, ये 1 आ जाएगा यहाँ, है ना। तो कहने की बात 92 क्या है, 92 को हम लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 3, ठीक है। गोइंग टू अब मैं लिख रहा हूँ एचसीएफ किसका 510 कोमा 92 का, ध्यान से देखिएगा, वही लैंग्वेज जो भी बताई थी। सभी कॉमन अभाज्य गुणनखंडों को लिख दो। कॉमन कौन कौन सा है, 2 है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कॉमन है, तो 2 आ गया। 3 यहाँ है, यहाँ नहीं, तो ये नहीं आएगा। 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, नहीं आएगा। 17 यहाँ है, यहाँ नहीं है, नहीं आएगा। इसका मतलब केवल 2 आएगा। तो हमारे पास एचसीएफ जो है वो है 2, क्या है 2, ठीक। और अगर हम एलसीएम निकालें, एलसीएम जो आएगा, एलसीएम किसका 510 और 92 का, तो कैसे लिखेंगे, मैंने कहा था कॉमन गुणनखंड को केवल एक बार लिखना है, कॉमन गुणनखंड को केवल एक बार लिखना है। कॉमन कौन सा था, ये था, इसको एक बार लिखेंगे, बाकी सब जो बचे हैं सबको लिख दीजिएगा। बचा क्या है 3 गुणे 5 गुणे 17 और नीचे वाला बचा है 2, क्योंकि देखो ये तो इसके साथ कॉमन हुआ ना, दूसरा तो 2 ऊपर है ही नहीं, तो ये 2 आएगा, ये 2 आ गया और गुणे 23, ठीक है। तो जब इसकी मल्टीप्लाई आप लोग करेंगे 23460, आप कर लेना इसको, 23460 इसकी मल्टीप्लिकेशन आएगी आपके पास में, 23460, ठीक। एचसीएफ हमारा 2 है और इसमें जो है एलसीएम इसका ये है। अब इसमें भी हमें क्या करना है, ये वाला रिजल्ट वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे कि पहले तो आप ये वाला पार्ट निकाल लेंगे, 2 संख्याओं की गुणा है, 2 संख्याओं की, ये बाद में करेंगे ऊपर वाला क्वेश्चन, 2 संख्याओं की, ठीक है, 2 संख्याओं की
गुणा, है ना, तो कितनी आ गई, तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 510 गुणे 92, 510 गुणे 92। तो इसको अगर हम गुणा करें तो गुणा कर लेंगे साइड में यार, है ना, तो ये 51 से कर लो तो आ गया हमारे 92। तो ये एक बार ही आ जाएगा, 5 10 की 0 हासिल लगाए, 5 निम 45 और 1 46, 5 निम 45, है ना आपके पास में, 5 निम में 45 और 1 46। तो हमारे पास बेटा ये आ जाएगा 2964, तो आ जाएगा 4692, ये आ गया। अब हम लोग करेंगे 4, एक 0 भी तो थी यहाँ, क्योंकि ये 51 नहीं था, 510 था। अब हम लोग बात करेंगे एचसीएफ गुणे एलसीएम की, क्योंकि एचसीएफ गुणे एलसीएम देखना है। तो एचसीएफ गुणे एलसीएम जो होगा वो कितना होगा हमारे पास, एचसीएफ हमने 2 निकाला है, इसका ये निकाला भी है ना, और एलसीएम कितना निकाला है, ये निकाला है, और 23460 मल्टीप्लाई करके देखो, 2 0 0, 2 6 12 का 2 का से लगे 1, 2 चौक 8 और 1 9, ठीक है ना, और 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 46920, बिल्कुल 46920 ही है। तो मतलब कहने की बात यह है, हमारा जो ये रिजल्ट है सत्यापित हो गया, यानी कि आप कह सकते हैं कि लिखना चाहो तो लिख दो कि 2 अतः 2 संख्याओं की जो गुणा है, 2 संख्याओं की गुणा वो बराबर होती है एचसीएफ गुणे एलसीएम के। जो उसने कहा है वही हम करेंगे, फालतू चीज नहीं करेंगे। तो बेटा ये क्वेश्चन आपका हो गया। इसके अंदर दूसरा, इसमें एक पार्ट बचता है 336 ये वाला पार्ट, और 54 वाला आप इसे खुद करेंगे, मैं इस पर TRY लिख रहा हूँ। कुछ तो आप कर ही सकते हो यार, इतना तो खैर 2 क्वेश्चंस जैसे किए हैं ऐसा आप कर सकते हो, ठीक। तो मैं पूरा रफ कर रहा हूँ, अब मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करूँगा, ठीक। चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 में भी 3 पार्ट हैं, और वो कह रहा है हमारे पास में कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभी जो किया है वही काम जो पिछले क्वेश्चन में किया है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि से। आज ये अभाज्य गुणनखंड विधि आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक, क्योंकि इसमें भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो देखिएगा मैं पहले क्या कर रहा हूँ, सीधी बात है, अगर अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करना तो इनके सबके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। पहले 12 का कर लूँ, 2 से कटेगा 6 आ जाएगा, 2 से कटेगा 3 आ जाएगा, 2 से कटेगा तो नहीं यार 3 से कटेगा तो 1 आ जाएगा। तो सीधी बात है 12 को लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जाता है, 2 गुणे 2, ठीक है ना, और गुणे 3, ये तो होगी इसकी बात। अब 15 की बात कर लें, किसकी बात कर लें, 15 की। 15 को हम डायरेक्ट 3 से काटेंगे तो 3 पंजे 15 और 5 गुणे 1, तो यानी कि 15 को जो लिखा जा सकता है, मैं यहाँ लिखूंगा 15 को लिखा जा सकता है 3 गुणे 5, ठीक है भाई। फिर मेरे पास एक संख्या और है 21 को काटो 3 से, 3 सत्ते 21 और 7 7, तो 21 को लिखा जाएगा 3 गुणे 7। तो हमने इनके अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं, ठीक है, हमने इनके अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। अब अभाज्य गुणनखंड जो कर लिए हैं, जो हमने अभाज्य गुणनखंड किए हैं, इनसे हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। सबसे पहले हम एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ किसका, 12, 15, 21 का। क्या बताया था मैंने, याद करिएगा कि एचसीएफ में सीधी बात है कि जो कॉमन होगा, जो तीनों जगह होगा, 3 संख्या है तीनों जगह, 4 संख्या तो चारों जगह होगा, 2 संख्या हो तो दोनों जगह होगा। तो ध्यान से देखिएगा, क्या 2 सभी जगह है, ये 2 क्या यहाँ है, नहीं है, तो बात ही खत्म हो गई। 2 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन नहीं है, ठीक, ये 2 कॉमन नहीं होगा, ये भी 2 कॉमन नहीं होगा। अब ये 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। 3 जो है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 3 कॉमन है, तो इसका मतलब 3 ही हमारा ये आया, ठीक है। अब क्या इसके अलावा कोई और फैक्टर कॉमन है, नहीं है, तो सीधी बात है, तो 3 ही हमारे पास में क्या है, इसका एचसीएफ है। अब हम एलसीएम की बात करें, एलसीएम में भी वही फंडा यूज करेंगे, किसका, 12, 15, 21 का। क्या करेंगे बेटा, इसको हटा लो जरा एक बार तो समझ में आएगा आपको अच्छे से, ठीक है। चलिए, अब हमने ये कहा था कि जब एलसीएम लिखते हैं तो कॉमन गुणनखंड जो है उसको सिर्फ एक बार लिखते हैं,
ठीक। और बाकी बचे हुए सबको लिख देते हैं, बाकी बचे हुए सारे गुणनखंड को। जैसे कि बचा कौन है भाई, ये तो लिखा गया जो मैंने गोल कर दिया, इसका तो बात ही खत्म होगी। 3 जगह था, 3 जगह मतलब एक ही जगह आएगा ये। अब 2 आएगा, फिर 2 आएगा, और फिर क्या आएगा 5 आएगा, और फिर हमारे पास में 7 आएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 दूनी 12 गुणे आपके पास में 5 सत्ते 35, इनकी गुणा कर लो। 12 पंजे 60 की 0 हासिल लेके 3 नहीं 6, 12 तिया 36 और 6 होते हैं 42, ठीक। 420 जो है इसका आपका एलसीएम होगा, और 3 जो है इसका एचसीएफ होगा। सीधी सी बात है, समझने वाली बेटा क्या बात है कि हमारे पास में यही जो विधि है इसी को हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। कुछ लोग इसको पावर्स में ले जा करके, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी बात बताई थी कि घातों का कुछ ड्रामा करके होता है, लेकिन बात वो भी यही है और वो भी वही है। तो उस चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन करोगे तो इस मेथड से कर लेना, सीधी सी बात है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है, 17 के पहले प्राइम फैक्टर करो। ये तो पहले ही प्राइम है, तो 17 ही कम तो 17 ही होगा, तो सीधी बात है। और 23 के अगर हम करें तो 23 भी एक प्राइम नंबर है, तो ये भी एक ही होगा। 29 को करें, ये भी एक प्राइम नंबर है, तो 29 का 29 एक ही होगा। तो भाई कहने की बात यह है, तो एचसीएफ मतलब 17 को अगर हम लिखें हैं तो 1 गुणे 17 ही तो लिखा जा सकता है। और तो हमारे पास में 23 को अगर लिखें 1 गुणे 23 लिखा जाएगा। और अगर हमारे पास में 29 को लिखें तो 1 गुणे 29 लिखो, ठीक भाई। मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर जिन संख्याओं में कुछ कॉमन नहीं होता तो A1 तो कॉमन होता ही होता है, जो मैंने लिख दिया पहले ही। तो उसका जो एचसीएफ है, सीधी बात है, एचसीएफ किसका 17, 23, 29 का बेटा वो होगा 1। और एलसीएम की अगर हम लोग बात करें, एलसीएम की बात करें तो एलसीएम सीधी बात है 1 तो एक बार आएगा ही आएगा, और बाकी सारे के सारे गुणनखंडों को लिख दो 17 गुणे 23 गुणे 29। ये बात ध्यान रखना, कभी अगर भाज्य अभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकालना हो तो भैया कुछ नहीं करना, उन अभाज्य संख्याओं को सीधा गुणा कर देना, कुछ नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि ये भी एक अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या है, प्राइम है तीनों। अगर कभी प्राइम नंबर्स आ जाएं और उनका आपको एलसीएम निकालना पड़ जाए तो सीधी बात है, चाहे तो आप दिमाग में रख लो कि प्राइम नंबर्स का जो एचसीएफ होगा वो तो हमेशा 1 होगा, और एलसीएम जो होगा वो उनकी संख्याओं की गुणा के बराबर होगा। संख्याओं का गुणनफल जो आपको करना है, गुणनफल देखो गुणनफल ही किया मैंने, इन सारी संख्या को गुणा कर दिया, 1 को चाहे हटा लो, यहाँ इसकी गुणा करके जो आएगा वो देख लेना, आंसर में वही मिलेगा 100%, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 में 8 को अगर तोड़ें तो 2 आ जाएगा, 2 चौक 8, 2 फिर 2 फिर 2 1, यानी कि 8 को लिख सकते हैं बेटा हम 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। और 9 को कैसे लिखेंगे भाई, 3 तिया 9 है ना, यानी कि 9 को लिखेंगे 3 गुणे 3। फिर 25 को लिखना है, 25 को कैसे लिखेंगे 5 है ना, तो 1, तो 25 को लिखेंगे हम 5 गुणे 5। तो बताइए जरा एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ कितना होगा 8, 9, 25 का कुछ कॉमन दिख रहा है, 2, 3, 5 कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ कॉमन नहीं है तो सीधी बात है 1 एचसीएफ है, ठीक है, कॉमन नहीं है कुछ भी। और एलसीएम जो होगा, एलसीएम 8, 9, 25 का तो कितना होगा भाई, सीधी बात है कुछ कॉमन है ही नहीं, तो सीधी बात है सबकी गुणाई करनी है। तो आप सीधी बात है क्या करोगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, इनके फैक्टर्स गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5 गुणे 5 कर लेना गुणा, और आंसर आ जाएगा आपका, ठीक। तो मुझे लगता है चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग इसमें काफ़ी हद तक चीज़ें कवर कर चुके हैं। अब बचे इसमें केवल 5 क्वेश्चन, नहीं हम लोग ने 3 किए हैं, 4 बचे हैं। तो चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं, टेंशन वाली कोई बात नहीं, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, चौथे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 हमने शॉर्टकट में लिखा है, उसने क्या कहा है कि 2 संख्याएं हैं बेसिकली 306 और 557, उनका जो एचसीएफ है वो तो 9 है, और मेरे को उनका एलसीएम निकालना है। ये क्वेश्चन है हमारा, क्या है, एलसीएम निकालना है, ठीक। एलसीएम तो बेसिकली आप अभाज्य गुणनखंड से भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपको संख्याएं पता ही है। संख्याएं कौन कौन सी हैं,
306 है तथा हमारे पास कौन सी है 557 है, 657 है। तो आप इसका क्या कर सकते हो, अभाज्य गुणनखंड विधि से कर सकते हो जो भी किया, लेकिन नहीं, हम इसमें एक ट्रिक और यूज़ करेंगे जो कि हमने बताई थी, उसको हमने यूज़ अब तक नहीं किया है। हमें पता है कि मैंने यहाँ बताया था कि अगर ए बी कोई पूर्णांक हो, कोई भी पूर्णांक हो या प्राकृतिक संख्या हो, पूर्णांक हो, तो हमने ये बात की थी कि जो HCF होता है ए बी का, उसकी गुणा अगर हम करते हैं LCM ऑफ ए बी, यानी कि LCM से हम लोग गुणा करते हैं, तो हमेशा बराबर होता है ए गुणा बी के। जो अभी किया है हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी वेरीफाई किया है कि LCM और HCF की जो गुणा होती है उन संख्याओं की गुणा के बराबर होती है। इसी टेक्निक को अगर हम यूज करें तो हमारा जो LCM होगा, LCM किसका 657, वो बराबर किसके होना चाहिए। देखिए अगर मैं LCM निकालना चाहता हूं तो सीधी बात है, LCM निकालने के लिए a b का, तो ये a गुणे b बटे आ जाएगा HCF किसका a b के। तो ये फंडा हम यूज कर सकते हैं इजीली, क्योंकि ये बट्टे में जा सकता है उधर की तरफ। तो सीधी बात है a गुणे b, a गुणे a का काम कौन करेगा 306 गुणे 657 बटे HCF ऑफ किसका 306, 657 का, और जो कि दिया है 306 गुणे 657 बटे HCF कितना दिया गया है 9 दिया गया है। ठीक है, आपके पास में इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। 9 चौक 36 होते हैं, सॉरी 9 तिया 27 और 9 चौक 36, यानी कि 34 गुणे 657 जो भी कैलकुलेशन आएगी वो आपका आंसर दे देगी। ठीक है, वही आपकी आंसर सेट में आंसर मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किसकी तरफ 5 की तरफ मैं रफ कर रहा हूं, आप वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। और ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर हमने 5 ही करवाया था, 4 की पावर n वाला करवाया था ना उदाहरण पिछली वाली वीडियो में, वो इसी का सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 5 सेम ही है। चलिए हमें कहा क्या है, क्वेश्चन को समझ लीजिए जरा एक बार और अच्छे से। उसने कहा है कि मेरे को जांच करनी है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या का मतलब सीधी सीधी बात आनी चाहिए दिमाग में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यस एंड सो ऑन, यानी प्राकृत संख्या n का मान जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए, मतलब n का मान इनमें से अगर कुछ भी ले लिया जाए, आगे तक भी वैल्यूज होंगी, तो हमारा जो 6 की पावर n है, ठीक है ना, आपके पास में तो कुछ नंबर मिलेगा सॉल्व करके। जैसे मान लिया x की इसकी पावर मैं 2 ले लूं तो आपको कितना मिलेगा 6 गुणे 6 36 मिलेगा। ठीक है, यहां पे मैं कुछ और नंबर लूंगा तो कुछ और नंबर सामने आ जाएगा। तो भाई साहब ये पूछ रहे हैं कि जब मैं n का कोई मान ऐसा उपलब्ध है क्या दुनिया में, ऐसा कोई मान n का हम ले सकते हैं कि जिससे ये लास्ट का जो नंबर है ये 0 आ जाए, 0 आ जाए, कितना आ जाए 0 आ जाए। तो इसको हमने बताने का एक तरीका बताया था आपको इंट्रोडक्शन में। हमने ये कहा था कि अगर, दोबारा से रिकॉल करते हैं, दोबारा देख लेते हैं, अगर किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में, किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 का ये जोड़ा मिल जाता है, ये क्या मिल जाता है जोड़ा, तो 0 अंतिम स्थान पे आएगा। ठीक है, अगर 2 और 5 का जोड़ा मिल जाता है हमें किसी भी संख्या के गुणनखंड के अंदर, जैसे 6 है, 6 भी डिस्कस करेंगे, और अगर 2 की घात 2 2 5 की घात 2 यानी कि 2 2 जोड़े मिल जाएं, हमने बात पूरी बताई थी, तो अंतिम 2 स्थानों पर, अंतिम 2 स्थानों पर 0 होगा। ठीक है, मतलब कि अगर किसी गुणनखंडों में 2 गुणे 2 5 गुणे 5 मिल जाए, 2 जोड़े बन जाए, 2 गुणे 5 और 2 गुणे 5, तो सीधी बात है वो जो संख्या होगी उसके जो प्रसार होगा उसका, उसके लास्ट में 2 0 आएंगी। और अगर एक ही जोड़ा मिलता है तो उसके लास्ट में एक ही 0 आएगी। तो सीधा सीधा खेल ये है
कि संख्या के अभाज्य गुणनखंडों पे सब डिपेंड करता है। जैसे सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, 6 की घात n है भाई, इसको मैं लिख सकता हूं 2 गुणे 3 की घात n, और अगर मैं इसको थोड़ा घातांकी नियम लगाऊं तो 2 की घात n आ जाएगा अलग से, और 3 की घात n आ जाएगा, 3 की घात n आ जाएगा। क्या इस संख्या के गुण, इसके ये अभाज्य गुणनखंड है, 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 थे, करके देख लीजिए ना, 2 से करेंगे तो 3 आ जाएगा ना, 3 कम 3। तो बेटा इसमें कहीं आपको 2 तो दिख रहा है, मान ली हमने बात, लेकिन हमें 5 नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, नहीं दिख रहा ना, तो सीधी बात है इसके अंतिम स्थान पर n के लिए 6n अंक 0 अंक पर समाप्त नहीं हो सकती, कभी भी 0 अंक नहीं आ सकता। लिखेंगे कैसे बता रहा हूं, ठीक है। चूंकि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों खंड, चूंकि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड करने पर यह ज्ञात होता है कि अभाज्य गुणनखंडों में 2 गुणे 5 उपस्थित नहीं है, यह कहले नहीं मिलता है ना, आपके पास में खंडों में 2 गुणे 5 नहीं मिलता या उपस्थित नहीं है, नहीं मिलता, ठीक है। अतः 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। दैट्स ऑल। ये आप पूरा लिख देंगे, इसमें बात खत्म हो जाएगी। इधर वाला मेरे समझाने के लिए तो उसको मैं रफ भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर कितने क्वेश्चन है इसके अंदर, 7 हैं, तो छठे पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? छठे पे। चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि हमें कहा है व्याख्या करो कि एक नंबर लिखा है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ठीक है। वो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो बस क्यों का मतलब तो तभी पता चलेगा, पहले ये पता होना चाहिए कि भाज्य संख्याएं होती क्या हैं। और भाज्य संख्याओं को लेकर के हमने इंट्रोडक्शन में भी बात की थी, जो अभी पिछली वीडियो थी, लेकिन वहाँ पे मैंने एक ये बात लिखी थी कि 1 से बड़ी, ये लिखी थी ना मैंने बात कि 1 से बड़ी वह सभी संख्याएं, ठीक है बेटा, वह सभी संख्याएं जो अभाज्य नहीं है ना। ये तो अभाज्य नहीं है, ये बात बताई थी मैंने तो वहाँ। लेकिन ये कोई सॉलिड बात नहीं है ये, क्योंकि ये डिपेंड कर रही है, ये जो कथन है ये पूरा डिपेंड कर रहा है अभाज्य संख्याओं पर, है ना। तो हर बार अभाज्य संख्याओं को थोड़ा इन्वॉल्व करेंगे इन चीज़ों में। तो अगर कोई संख्या भाज्य है, उसको डायरेक्ट देख करके या कुछ ऐसी क्रिया करके हमें पता करना हो कि भाज्य है या नहीं है, उसको क्या तरीका है, उसके लिए याद रखिएगा कि भाज्य संख्याएं जो है ना, ये ध्यान रखना, भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखी जा सकती है, जो कि हमारी फंडामेंटल थ्योरम कहती थी, जो हमने अंकगणित की आधारभूत पर में पढ़ी है कि भाज्य संख्याएं जो होती हैं वो संख्याओं के प्रोडक्ट के रूप में लिखी जा सकती हैं। मतलब अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ, पहले जो पहली संख्या है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास निकल करके एक नंबर आएगा, आप लोग कर लेना 1014। इसको सॉल्व करते इस समय ध्यान रखिएगा, बोर्ड मास लगेगा, पहले आप लोग इनकी गुणा करोगे और फिर बाद में 13 जोड़ोगे इसमें। ऐसे ही इसमें पहले इन नंबर्स की गुणा करोगे और बाद में हम लोग 5 जोड़ेंगे, क्योंकि बोर्ड मास BODMAS हम लोग हमेशा मल्टीप्लिकेशन करते हैं पहले, यानी कि गुणा पहले करते हैं, जोड़ बाद में करते हैं, ठीक है ना। और अगर मैं 1014 के अभाज्य गुणनखंड करूं तो 2 से अगर मैं काटूं, 2 पंजे 10, 0 2 सते 14, ये आएगा ना। फिर मैं इसको मैं 3 से काटूं, 3 ही कम 3, ठीक है आपके पास में,
बचे हमारे पास में 2, 3 6 18, फिर बचे 2, 3 9 27। ठीक भाई, फिर इसको मैं 3 से काट लूँ, 3 से नहीं कटेगा, ये कट जाएगा मुझे लग रहा है 7 से, 7 से भी नहीं कटेगा, और ये कटेगा किससे कटेगा ये आगे चल के 169 किन से कटेगा, क्योंकि 2 से तो बात हो चुकी, 3 से भी बात हो चुकी, 5 से ही कटेगा नहीं। ठीक है, आपके पास में और 7 से देखना है, 7 दूनी 14, तो बचे आगे 2, तो 7 से भी नहीं चलेगा। फिर आप चलिएगा सीधा किसके पास में, अभाज्य कौन सा बचता है 11, 11 से अगर देखा जाए तो 11 एकम 11, तब भी नहीं चलेगा, 11 से भी नहीं चलेगा, है ना। तब अगर हम बात करें 13 से, हाँ 13 से चलेगा 169, 13 एकम 13, 13 3 39 हो गया काम। तो अब क्या लिख रहे हैं कि जो हमारे पास 1014 है इसको लिखा जा सकता है 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। तो सीधी बात है भाई, ये भाज्य तो नहीं है, भाज्य की तो एक कंडीशन होती थी, सॉरी अभाज्य तो नहीं है, अभाज्य की एक कंडीशन होती थी कि उसके केवल गुणनखंड या तो 1 आता है या फिर वो अपने आप आता है, अपने आप, है ना। लेकिन इसमें तो भाई साहब क्या है, 1014 के तो 2 भी है, 3 भी है, 13 भी है, यानी कि 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा आपके पास में। तो ये कहिएगा चूंकि 1014 को 2 3 तथा 13 से विभाजित किया जा सकता है, अतः यह एक भाज्य, यानी कि जो भाग हो जाने वाली संख्या है, भाज्य संख्या है मेरे भाई। क्लियर है भाई। अगर नहीं भाग किया जा सकता तो अभाज्य होती, 2 ही तो कैटेगरी संख्याएं थी, या तो भाज्य थी या फिर अभाज्य थी, है ना आपके पास में। तो हमारे पास अभाज्य तो नहीं है, तो सीधी बात है क्या होगी, भाज्य होगी भाई। 1 से ज़्यादा गुणनखंड मिल रहे हैं, बात खत्म हो गई, इतनी बात लिख देंगे तो बात बन जाएगी। अब जो दूसरी संख्या है वो क्या है हमारे पास, वो है कि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5। तो उसको जब आप सॉल्व करोगे, इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, मैं इसकी गुणा कर चुका पहले ही, वो है 50 40। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे, मैं फिर से कह रहा हूं, पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लेना, तब इस 5 को जोड़ना। कभी क्या करो, कभी तुम लोग 1 और 5 को 6 लिख करके गुणा कर दो, तो गलत हो जाएगा मामला। अब इसको भी आप कैसे करेंगे, ऐसे ही 50 40 को आप तोड़ के लिख लीजिएगा। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 0। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छीके 12, फिर 2 से काटेंगे तो 6 3 0, फिर 2 से काटेंगे तो 3 1 5। ठीक भाई, आपके पास में 3 से कटोगे तो 3 एकम 3 0 और 3 पंजे 15। ठीक है, आपके पास में 105 आ गया। इस 105 को भी आप तोड़ सकते हो, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। 105 को लिख सकते हो आप लोग 3 से ही काट लो, 3 3 9, 3 पंजे 15, फिर 5 से काट लो, 5 7 35, 7 एकम 7। तो यानी कि हमारे पास जो संख्या है उस, यानी कि कौन सी संख्या है 50 40, उसको हम लिख सकते हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, ये लिखा जा सकता है। ठीक है भाई, तो उसमें भी लैंग्वेज ये लिख देंगे, क्योंकि 50 40 जो है 2 3 और 7 से विभाज्य है ना, अतः यह एक भाज्य संख्या है। बात खत्म हो गई। अब इसमें बचता है आपका लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी है, अगर समझा जाए तो बहुत आसान है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और इस एक्सरसाइज को खत्म करते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन लैंग्वेज में लिखा है, कहने की बात यह है कि अगर मैं थोड़ा सा इसको डायरेक्ट बाप को बता दूं तो ये 1 लाइन का सवाल है, लेकिन समझने वाले बच्चे समझ लें, बाकी जिसको डायरेक्ट करना हो छोड़ सकता है। देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लगते हैं, सोनिया को। तो समझ लीजिएगा, हमारे पास ही कोई मैदान है, और मैदान
के चारों तरफ ये वृत्ताकार पथ है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, वृत्ताकार पथ है, ठीक, इस पर उसको दौड़ना है। तो सोनिया को जो है एक चक्कर है ना, एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय कितना है आपके पास में, 18 मिनट। कितना है, 18 मिनट, ठीक भाई। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि, दूसरा व्यक्ति हुई है रवि, एक चक्कर लगाने में रवि को कितना समय लग रहा, रवि को लगा समय वो है हमारे पास 12 मिनट, यानी कि वो फास्ट है। ध्यान रखना, रवि जो है, रवि तेज दौड़ रहा है, ध्यान रखना है, ठीक है भाई। कम समय उसे ही लगेगा जो तेज दौड़ेगा। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान को एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। सपोज कर लीजिए मैंने कहा कि वो लोग यहाँ से इस पॉइंट से एक ही साथ दौड़ना शुरू किया इधर की तरफ, ठीक है, यूं, और एक ही दिशा में ऐसे दौड़ रहे हैं, जैसे मैं एरो लगा रहा हूँ। तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, क्वेश्चन समझिएगा। वो ये कह रहा है कि कितने टाइम बाद वो इसी स्थान पर मिलेंगे। आप समझिएगा ध्यान से, रवि तेज है, रवि आगे निकल जाएगा, सीधी बात है। एक राउंड मतलब जब पहला राउंड लगाएंगे तब तो मुलाकात होगी नहीं उनकी, कम से कम वो कुछ राउंड लगाने के बाद ही उनकी हमारे पास मुलाकात हो पाएगी। तो अगर हम ये बात कहें कि माना, ठीक है, माना सोनिया, ठीक है, सोनिया x चक्करों के बाद रवि से मिलती है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा कि जो हमारे पास सोनिया है उसने x चक्कर, हमें नहीं पता कितने चक्कर लगेगी वो, हमें तो कुछ पता ही नहीं ना, हमें तो सिर्फ इतना पता कि एक राउंड में उसने 18 मिनट लगाने हैं, और रवि को एक चक्कर में 12 मिनट लगाने हैं। तो हम ये बात कर रहे हैं, ज्यूम कर रहे हैं कि भाई x, मान के चलो कि सोनिया जो है x चक्करों के बाद वो उसको यहाँ पे मिल जाएगी। आप जो हमारा प्रारंभिक बिंदु तो यही है ना, यहाँ मिल जाएगी। अब अगर सोनिया x चक्कर काट रही है तो रवि भी तो कुछ चक्कर ही काटेगा ना, सीधी बात है, x तो काटेगा नहीं, इतनी कन्फर्म बात है, क्योंकि ये तो स्लो भाग रही है, और y तो x से कुछ ज़्यादा ही करेगा काम को। तो जो रवि है वो x से कुछ ज़्यादा ही चक्कर काटेगा। तो हम कह रहे हैं माना रवि जो है, रवि y चक्करों के बाद, ठीक है, के बाद सोनिया को मिलता है। किसको? सोनिया से मिलता है, क्लियर हो रही बात। अब एक बात देखिए, सोनिया को लगे समय, सोनिया को लगा समय, कितना लगेगा समय बताइए आप मुझे। एक चक्कर काटने में उसको 18 मिनट लग रहे हैं एक चक्कर में, तो x चक्कर में तो 18x लगेगा, सीधी बात है। एक चक्कर काटने में 18 मिनट, तो 2 चक्कर में 38 मिनट हो जाएंगे, 2 से गुणा करोगे ना तो x चक्कर में कितना होगा, 18 गुणा x हो जाएगा, ठीक बात। और अगर हम रवि की बात करें, रवि द्वारा, ऐसे लिखा, स्टेटमेंट थोड़ी बन नहीं रही है, सोनिया द्वारा लिया गया समय लिखो आप इसमें, है ना, ऐसे लिखना चाहिए ना कि सोनिया द्वारा लिया गया समय, ठीक है, वो हो जाएगा 18x, राइट। और बेटा हमारे पास में रवि द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, एक चक्कर में 12 मिनट है, तो क्योंकि वो कितने चक्कर काट रहा है, y, तो हम लोग कहेंगे 12y, ठीक भाई। अब बात यहाँ पे समझने लायक है मेरे भाई, 18x और 12y की जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, क्या आएगी, सेम आएगी भाई, सीधी बात है। दोनों को भाई समय तो अगर वो मिलना चाह रहे हैं एक दूसरे से, सीधी बात ये है कि जितना समय सोनिया को लगा है उतना ही समय हमारे पास किसको लगना चाहिए, रवि को। तो सीधी बात है ये वैल्यू सेम आनी चाहिए, ठीक है।
सेम का मतलब क्या है, आप ध्यान से सुनिएगा, बात यही है बस मेन, क्वेश्चन तो एक लाइन का है, ये बात यही मेन है। जो वैल्यू सेम वैल्यू आएगी, जो सेम वैल्यू आएगी, जो मान आएगा, जो मान आएगा वो 18 का गुणज होगा या नहीं होगा। अब ये तो मत, ये कुछ लोगों के दिमाग में गुणज वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, अभी बता रहा हूं। और जो मान आएगा वो 12 का भी गुणज होगा। और गुणज जो ध्यान रखिएगा, गुणज, गुणज कह रहा हूं मैं, गुणज, गुणज को अंग्रेजी में कहते हैं मल्टीपल, मल्टीपल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको यूज करूंगा अभी मैं। यानी कि जो मान आएगा वो 18 का भी मल्टीपल होगा और 12 का भी मल्टीपल होगा। मल्टीपल बता दें, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मल्टीपल को मैं यहां बता दे रहा हूं, ठीक है। मल्टीपल जो होता है, जैसे 2 के जो मल्टीपल होंगे, 2 की टेबल में जितने भी आते हैं, 2, 4, 6, यानी कि 2 से डिवाइड होने वाले जितने भी नंबर हैं वो सारे 2 के मल्टीपल हैं या 2 के गुणज हैं, सीधी सी बात यह है। 18 से भाग होने वाले जितने भी होंगे वो 18 के गुणज हैं, यानी कि मल्टीपल है। 12 से भाग होने वाले सभी 12 के गुणज हैं या अंग्रेजी में कहें मल्टीपल है। तो सीधी बात है, हम लोगों को ठीक है, हम लोगों को इन दोनों का मल्टीपल लेना पड़ेगा, ठीक है, मल्टीपल लेना पड़ेगा। और इन दोनों का मल्टीपल ले रहे हैं तो कहने की बात यह है, तो कॉमन, यानी कि हमें क्या लेना पड़ेगा, कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा, मल्टीपल, ध्यान दीजिएगा, 18 का और 12 का हमें कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा। और उसने ये बात कही है सवाल के अंदर, अगर स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़ें, कम से कम की बात हुई है, ठीक है, नहीं, कम से कम समय में है। तो कम से कम के लिए एक शब्द होता है, याद रखिएगा, कम से कम के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है इंग्लिश में, लीस्ट। क्या होता है, लीस्ट। तो यानी हमें कॉमन मल्टीपल निकालना, और वो भी कैसा निकालना है, लिस्ट निकालना है। क्या निकालना है, लिस्ट। अगर इसकी शॉर्ट फॉर्म देखी जाए तो LCM, समझ में आ रही बात, मतलब सीधी बात यह है कि हमें LCM निकालना है 18 और 12 का, और जो भी LCM आएगा वही आपका आंसर होगा। बात समझ में आई। इतनी खिचड़ी बनाने के बाद में सीधी बात ये थी कि हम लोगों को अगर कह दिया जाता, क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है कि 18 मिनट और 12 मिनट का LCM निकाल दो, आंसर आ जाएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही हो। लेकिन क्वेश्चन को समझने के लिए ये थोड़ी सी कहानी आपको बतानी पड़ी कि इस सवाल के अंदर हमें 18 और 12 का LCM क्यों निकालना पड़ेगा। वो यूं निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास इन दोनों का जो 18x और 18y का मान समान आना चाहिए, और समान मान का मतलब वो जो आएगा मान वो 18 का भी मल्टीपल होगा, यानी कि गुणज होगा, और 12 का भी गुणज होगा। इसका मतलब दोनों का कॉमन गुणज होगा, कॉमन मल्टीपल होगा। और कॉमन मल्टीपल भी बहुत सारे हो सकते हैं, तो उनमें भी जितने भी होंगे उनमें सबसे कम वाला को कम वाले के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं, कम से कम के लिए शब्द लिस्ट इस्तेमाल करते हैं, यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे LCM। और LCM निकालने के लिए आपको अभाज्य गुणनखंड विधि आपको आती है। तो इसका जरा फटाफट इसका निकाल दे रहे हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और फिर इसको एक्सरसाइज को समाप्त करते हैं। तो निकालिए जरा, कैसे 18 के फैक्टर बना लीजिए, पहले 2, 9, फिर 3 से करेंगे, 3 आ जाएगा हमारे पास में, 3 एकम 3। तो 18 को लिखा जा सकता है बेटा 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। और दूसरी संख्या हमारे पास 12 है, 12 को लिखेंगे 2, 6, फिर 2 आपके पास में 3, और फिर ये आ जाएगा 3 एकम 3। तो हम लोग लिखेंगे 12 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो हमें लिखना है LCM, SCF नहीं लिखना है, हमें LCM लिखना है 18 और 12 का। तो कितना होगा, क्या तरीका बता, जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे, जैसे 2 यहां भी है, यहां भी, तो लिख दो एक बार केवल, 3 यहां भी है और यहां भी है, लिख दो केवल एक बार। बाकी जो बचे कौन से, 3 और 3, 3 और 2 बचे, तो 3 गुणे 2 मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, छचिंग मुझे लग रहा 36। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 36 मिनट बाद जो है वो आपस में मिलेंगे, ठीक है ना। आपके पास में प्रारंभिक स्थान पे कब मिलेंगे, वो 36 मिनट बाद मिलेंगे। एक बार पीछे से इसका आंसर भी आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज जो है 1.2 आई थिंक वो क्लियर हो चुकी है और इजीली समझ में भी आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।